Hello students, today's topic in physics in the chapter sources of energy is alternative sources of energy. In the previous videos, I explained to you about renewable and non-renewable resources, good source of energy and conventional source of energy, which includes fossil fuels. And in this video, I explained to you about alternative sources of energy. अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शन. ठीक है, अल्टरनेटिव हम क्या कह सकते हैं कि एक ऑप्शन है, कि एक दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी. तो पहले हम ये जानेंगे कि जब हमारे पास पहले से कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी थी तो हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज की क्यों ज़रूरत पड़ी. देखिए, इसका रीज़न क्या है. सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स है वो हमको पता है कि एक लिमिटेड स्टॉक में होते हैं. ठीक है, लिमिटेड स्टॉक मतलब कि अगर हम इनको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या है, ये ख़त्म हो जाएंगे और इनको रिक्रिएट होने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रिकंस्ट्रक्ट दैम. ऑल्सो द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल इज़ वेरी हार्मफुल टू अस. जो भी पॉल्यूशन, जो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से जो भी पॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है. तो इसीलिए यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स मैंने बोला है, लेकिन यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के साथ साथ आप न्यूक्लियर फ्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक, तो इन दोनों के यूज़ करने से क्या होता है, ये क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं लिमिटेड स्टॉक में, और जो पॉल्यूशन होता है फॉसिल फ्यूल से या न्यूक्लियर फ्यूल से, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. तो इसीलिए हमें एक ऐसे एक ऑप्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. तो डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं. द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और द स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स आर नोन एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग पे डिपेंड नहीं करते. ठीक है, और दूसरा, ना तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि कब जो न्यूक्लियर एटम होते हैं वो स्प्लिट होंगे, स्प्लिट मतलब टूटेंगे. ठीक है, उनको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, और ये जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, इनमें हम आता है हाइड्रो, यानी हाइड्रो मीन्स वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी जो एनर्जी हमें पानी से मिलेगी. विंड एनर्जी, जो एनर्जी हमें विंड से मिलेगी. सोलर एनर्जी, जो हमें सन से मिलेगी. ओशन एनर्जी, जो हमें ओशन में, इस ओशन एनर्जी में हम ये भी बोल सकते हैं टाइडल एनर्जी होगी. ठीक है, सी वेव एनर्जी होगी. और ओशन थर्मल एनर्जी, इसमें 3 टाइप्स की एनर्जी काउंट होती है. और एक और है हमारे पास अर्थ की एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी. तो द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कंटेन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ओशन एनर्जी एंड जियो थर्मल एनर्जी. Now in this topic we further learn about hydroelectric energy. What is hydroelectric energy? Hydro means water, electric energy means energy. ठीक है, the energy which is obtained by the use of energy of flowing water by using technology is known as hydroelectric energy. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम सिंपल ये कह सकते हैं कि बहते हुए पानी की एनर्जी को यूज़ करना हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है. अब कैसे यूज़ करेंगे, बाय इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड. ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, उसको मॉडिफाई करके हम बहते हुए पानी की अगर एनर्जी को यूज़ करें तो वो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है. ठीक, अब अब इसके एडवांटेज क्या होंगे. ठीक है, इसके एडवांटेज देखिए, सबसे पहले तो पानी से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पॉल्यूशन फ्री होती है, वो हमारे लिए इको फ्रेंडली होगी, उससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होता. सेकंड वन, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगी. ठीक है, जब तक अर्थ है तब तक हमारे पास वाटर रहेगा. ठीक है, ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो हमेशा सालों साल रहेगा, इसका ऐसा कोई लिमिटेड स्टॉक नहीं है. तो ये भी क्या है, हमारा एक इसका एडवांटेज है कि ये रेन्यूएबल है, कभी ख़त्म नहीं होगा. थर्ड वन, कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इससे क्या है, हमें
इससे हमें फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। कैसे? देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करने के लिए डैम बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहीं यहाँ ऋषिकेश के पास में क्या एक चीला डैम है और एक टिहरी डैम है, ठीक है। तो जब भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डैम बनाए जाएंगे। डैम बनाने से क्या होगा, हमारा एक तो फ्लड कंट्रोल हो जाएगा और जो भी पानी है वो हम इरिगेशन के लिए, खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है कि एक तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता। अभी आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे उनके एडवांटेज तो क्या होंगे, एक तो पॉल्यूशन फ्री होगा, एक रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। ये ऑलमोस्ट हर हमारा मतलब हर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एडवांटेज होंगे। थर्ड एग्जाम्पल डिपेंड करता है कौन से हैं, उसके हिसाब से हमारे चेंज होते रहेंगे। अब डिसएडवांटेज क्या होगा, देखिए टिहरी डैम, आप टिहरी डैम का आप केस ले लीजिए। तो जब टिहरी डैम बना था तो वहाँ पे बहुत अपोजिशन हुआ था, ठीक है। तो अपोजिशन क्यों हुआ था, इसीलिए हुआ था क्योंकि देखो टिहरी डैम बनाने के लिए वहाँ की, जहाँ पे डैम बना था वहाँ पे क्या है, पानी स्टोर होगा। पानी स्टोर होगा तो जितने भी वहाँ का लोग थे जो वहाँ रहते थे उनके घर बर्बाद हुए। उनको अब यहीं ऋषिकेश में और देहरादून में ज़मीनें दी गई हैं, लेकिन उससे क्या हुआ, वहाँ पे उनके रहन सहन पूरा अव्यवस्थित हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो इसका एक डिसएडवांटेज तो यही है कि बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड जो लोग वहाँ खेती करते थे वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, टिहरी डैम का ही आप टिहरी का ही एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पे भी डैम बनता है वहाँ पे के प्लांट्स और एनिमल्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ह्यूमंस थे, ह्यूमन सेटलमेंट भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब क्या है, टिहरी डैम में क्या ऐसे वहाँ पे झील है, जो लोग थे वहाँ नहीं रहते, ठीक है। सेकेंड वन, लार्ज इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय। इसी में क्या है कि इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो भी बैलेंस था, ठीक है, डैम के कंस्ट्रक्शन से क्या हो गया, वहाँ पे जो भी बैलेंस था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया है। इससे क्या हुआ, देखिए अब वहाँ पे अब क्या है, जो डैम बनने से क्या होता है, वहाँ पे फ्लड भी कंट्रोल रहता है। पहले क्या होता था कि जब बहुत तेज जैसे बाढ़ वगैरह आ जाए, तो बाढ़ वगैरह आने से एक थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि बाढ़ जो होती है, जो पानी होती है वो ऊपर से क्या है, हमारी जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी, उसको बहा के अपने साथ लेके आती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच सिल्टम या सॉइल बोल सकते हैं। अब जब वो उपजाऊ मिट्टी बहा के अपने साथ लेके आएगी और किसी दूसरी जगह पे वो मिट्टी छोड़ देगी तो वहाँ की ज़मीन भी क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। लेकिन अब क्या है, डैम बनने से ऐसी कोई कंडीशन नहीं पैदा नहीं होती, तो इसलिए भी हमारा इकोसिस्टम क्या हो गया, एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। थर्ड वन ये भी है कि डैम बनने से क्या होता है, जो फिश होती हैं, ठीक है, उनको भी सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो वो पानी है या जो भी बोले हम, डैम के आसपास जो रिजर्वर बनते हैं वहाँ पे फिक्स्ड सब कुछ लिमिटेड हो जाता है, तो अब उन्हें एक्स्ट्रा कुछ हमारे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते, ठीक है। तो इसलिए भी क्या होती है, जो फिश की प्रोडक्शन होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती रहती है। टिहरी में नहीं, मतलब मैं हर जगह के डैम की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करना है तो वहाँ पे डैम बनाना ही पड़ेगा। तो उसी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी जो कंस्ट्रक्शन है डैम है उसका हमारा क्या नुकसान है। एंड द लास्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो भी वेजिटेशन है वो डैम के अंदर जो पानी, अब क्या है सारी जगह पे तो पानी भर गया, तो वेजिटेशन क्या है, पानी के अंदर दब गई है। तो दबने से क्या होता है, वहाँ पे अब क्या होता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। अब मीथेन गैस क्या होती है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है, ठीक। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। एडवांटेज क्या होता है कि एक तो पॉल्यूशन फ्री होती है, रेन्यूएबल होती है और ये फ्लड को कंट्रोल करती है, और इसका क्या होता है, हम इरिगेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज नॉर्मली वही डिसएडवांटेज है जो डैम के कंस्ट्रक्शन से होते हैं, ठीक है। डैम के कंस्ट्रक्शन से तो एक तो ये होता है कि जो हमारी सॉइल है वो अब न्यूट्रिएंट रिच नहीं रह जाती। ऊपर से जो पहले जो नदियाँ बह के आती थी, बाढ़ लेके आती थी, वो अपने साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती थी, अब वो नहीं लेके आ पाती, ठीक है। जो वेजिटेशन है जो पानी के नीचे दब चुके हैं वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ के प्लांट्स, जहाँ भी डैम बनता है वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, सारा क्या होता है, वहाँ से सारा सेटलमेंट वहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से क्या है, हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। अब देखिए टिहरी जब डैम बना तो वहाँ के लोगों को सब इधर उधर, पहले पूरा एक प्रॉपर एक गांव था, अब क्या वही लोग आधे आधे उनका क्या हो गया, आधे मतलब अलग अलग जगहों पे वो अब इस्टेब्लिश हो गए हैं,
हो गए हैं, तो यही उनकी क्या होती प्रॉब्लम है। अब होमलेस हो गए, फिर उनको गवर्नमेंट ने जगह दी है। तो ये क्या है कि इस तरीके से डैम बनने से क्या होता है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी काम कैसे करती है। तो देखिए हमारा डैम काम कैसे करता है। देखिए ये एक डैम बनाया गया है। डैम बनाने से क्या होता है, जो पानी है वो रुक जाएगा, वो आगे नहीं आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पानी कलेक्ट होता रहेगा, तो एक वाटर का रिजर्वायर बन जाएगा। ठीक है, पानी कलेक्ट होता रहेगा। ठीक, डैम के सेंटर में से हम एक कैनाल यूज़ करेंगे जहाँ से हम रिजर्वायर का पानी यूज़ कर सकें। यहाँ पे टरबाइन है, ये जनरेटर है, बहुत ईजी मेथड है। देखिए जब भी बारिश होगी तो ये रिजर्वायर क्या होगा, फिल हो जाएगा। तो डैम के सेंटर में से हम ये पानी रिलीज़ करेंगे। ये जो पानी रिलीज़ करेंगे ये टरबाइन में फ्लो, टरबाइन से जब टकराएगा तो क्या है, टरबाइन को फ्लो करेगा। अब कैसे करेगा, देखिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप्स की एनर्जी होती है। तो जब वाटर फ्लो करेगा तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होगी पानी की, वो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाइट होती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। पानी की जब तक पानी बह बह के यहाँ पे आ रहा था तो ये पानी क्या होगा, कलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो पानी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आके वो पानी क्या हो गया, स्टॉप हो गया, मूव नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है। तो क्या है, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी अब क्योंकि इसका लेवल क्या है, बढ़ गया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वाटर की यही पोटेंशियल एनर्जी को जब हम मिडिल से पास करवा के टरबाइन के ऊपर फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तो ये टरबाइन क्या होता है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी के कारण टरबाइन रोटेट करती है। जब टरबाइन रोटेट करती है तो इससे जो शाफ्ट रिलेट होता है वो जनरेटर से अटैच होता है। तो टरबाइन रोटेट करती हुई टरबाइन क्या होता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से जो हमारा डैम है वो फंक्शन करता है। ठीक है, क्योंकि अब पानी जो है हम हमेशा मिडिल से लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, कभी भी रिजर्वायर में पानी की शॉर्टेज नहीं होती। जितनी भी बार बारिश आएगी उतनी बार ये रिजर्वायर फिल हो जाता है। तो कभी भी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डैम है वो हमारा क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पानी कभी कम नहीं होगा। तो आई होप आपको ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का टॉपिक समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे।